हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। प्रैक्टिस सेट सीरीज हम कर रहे हैं अभी, जिनका जो एग्जाम है अभी ग्राम सचिव का और इसके बाद हरियाणा पुलिस का एग्जाम है उन सब के लिए, और अभी ग्राम सचिव का एग्जाम जिनका हो जाएगा कल और परसों, तो इसके बाद जो है वो हरियाणा पुलिस के लिए रेगुलर क्लासेज इसी तरीके से और प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से आपके हरियाणा पुलिस तक, और उसके बाद वो जो बाकी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। जैसे अर्थमेटिक पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा सा एडवांस के जो दूसरे चैप्टर हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे थोड़ा सा रूटीन में उनको भी लेके आएंगे। ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहो और उनको बिल्कुल ही भूल जाओ। तो सारी चीज़ें सीखनी जरूरी है। जैसे मैंने आज एक नई चीज़ सीखी कि अगर आपका फ़ोन पानी में भीग जाता है या फिर अगर आप उसको चाय में डुबो देते हो, तो उसको अगर आप चाय पत्ती में थोड़ी देर दबा के रखते हो तो उसका जो पानी है वो सोख लेती है। मैंने आज ट्राई किया तो अच्छा रिजल्ट मिला। तो फ़ोन अभी जिंदा है, चल रहा है, काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप भी नई नई ट्रिक्स सीखते रहिए, देखते रहिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करते रहिए। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि फाइंड सम ऑफ 11 टर्म्स of an AP whose middle term is 11। आपके ऑप्शन है 300, 3110, 330 और 660। ठीक है, तो हिंदी वाले भी सुन लो। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपको 11 उसकी जो टर्म्स हैं 11 पदों का जोड़ निकालना है, और आपको उसको दिया हुआ है कि उसकी जो मिडल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है वो, सॉरी 11 तो नहीं होनी चाहिए, 30 थी वो, उसकी जो मिडल टर्म है वो है आपकी 30। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है 30 है। तो आपको बताना है कि उसका जो 11 पद हैं उनका जोड़ क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मार्कर को लेकर भी कमेंट आ रहा था। कल किसी ने मुझे झारखंड से कमेंट करके लिखा था कि उनको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो शायद फोर्स में थे जिन्होंने कमेंट किया था और वो रात को ही देख पाते हैं, वहां पे नेट का थोड़ा सा इश्यू है। तो कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे, थोड़ा सा मैं और डार्क मार्कर्स थोड़ा सा लेके आऊंगा। टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो लेके आएंगे धीरे धीरे। जिन्होंने भी कमेंट किया था आप फोर्स में थे और मेरा बस चलेगा तो किसी दिन आपको वहीं आके पूरा सिलेबस कवर करवा के फिर वापस आऊंगा। मैं झारखंड घूमूंगा इस बार में। तो क्वेश्चन नंबर पहला करो कि आपको 11 पदों का जो है जोड़ निकालना है, जिसमें आपको मिडिल मोस्ट टर्म दी है 30। ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि एक दो चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे एक एपी की बहुत सारी टर्म है, तो इस एपी की जो बीचली टर्म होती है, जैसे 4 और 4 8, अगर इसकी मैं बीचली टर्म की बात करूं जो कि ये, तो जो बीचली टर्म होती है, जो मिडल टर्म होती है जिसको, वो उस एपी की एवरेज होती है, औसत होती है। ठीक है, या फिर आप उसकी पहली और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, इन टर्म से भी दोनों से निकालोगे तो जो निकल के आएगी वो उस एपी की एवरेज निकल के आती है। अब आपको इस एपी की एवरेज दी है जो कि है 30, और इस एपी में आपको टोटल टर्म्स भी दी हैं, वो हैं आपको 11। आपको सिर्फ जोड़ निकालना था, वो होता है टोटल टर्म्स मल्टीप्लाई बाई उसकी एवरेज। तो ये हो जाएगा आपका 330, जो कि हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किसी भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में अगर ये बोल दिया जाए कि उसकी मिडल टर्म ये है, तो मिडल टर्म का मतलब होता है कि वो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एवरेज होगी, और उसका सम निकालने के लिए आप उसको खाली टोटल जो टर्म्स हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो 330 है वो आपका आ जाएगा क्वेश्चन, तो सॉरी आंसर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो मिडल टर्म होगी वो हमेशा ही एवरेज होगी। इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि इसकी जो एक फॉर्मूला बनाते हैं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टोटल का, कि n/2 a + l, जहां पे l होती है लास्ट टर्म, तो वो लास्ट टर्म और पहली टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करके वो भी उसका औसत ही आता है, और वो n जब उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो सम निकल के आता है। तो इसीलिए अगर आपको बीच वाली टर्म डायरेक्ट दी है तो इसका मतलब वो है उसका औसत। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कॉमन डिफरेंस
of an AP whose sum of n terms is Sn। आपको जो कॉमन डिफरेंस है, जो अंतर है जो होता है दो पदों के बीच में, वो बताना है किसी एपी का जिसमें उसकी एन टर्म्स का आपको जोड़ दिया हुआ है जो कि है Sn। ऑप्शन आपके सामने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए Sn -2 Sn-1 प्लस Sn-2। ऑप्शन नंबर सेकंड Sn -Sn-2। ऑप्शन नंबर सी कि Sn -2 of Sn-1 माइनस Sn-2। ऑप्शन डी वो है आपका Sn -S of n-1। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को करवाने का मेन मोटिव है कि दो तीन चीजें जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कि आपको कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, वो होता है दो कंटिन्यू, जो लगातार दो टर्म्स आपको किसी एपी की दी हैं, भले ही वो पहली दूसरी है, दूसरी तीसरी है, तीसरी चौथी है, चौथी पांचवी है, कोई भी टर्म है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको अगर मैं n के रूप में लिखना चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो d है वो हमारा होगा an, जहां पे n का मान कुछ भी हो सकता है, -an-1, यानी कि कोई भी एक टर्म और उससे पहले वाली टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा d, जो हमसे पूछा है, जो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो चीजें, पहली ये और दूसरी ये। अब an निकालने के लिए मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं n टर्म्स, मुझे nth टर्म निकालनी है, तो अगर मैं n टर्म्स का जोड़ निकाल लूं जो कि होगा Sn, और इसमें से इससे पहले जितनी टर्म्स आ चुकी हैं उनका जोड़ घटा दूं, यानी कि Sn-1 घटा दूं। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं कि nth टर्म मान लो पांचवी टर्म है, ठीक है, तो मुझे अगर वो पांचवी टर्म निकालनी है तो मैं अगर उन 5 टर्म्स का जोड़ और उसमें से 4 टर्म्स का जोड़ घटा दूं तो मेरे पास पांचवी टर्म निकल के आ जाएगी। तो वही है an, जो कि होगा Sn -S of n-1, यानी कि उससे पहले वाली टर्म। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि an-1 क्या होगा, तो वो होगी इसकी इतने ही टर्म्स का जोड़ माइनस इससे एक कम टर्म्स का जोड़। इसमें से ये घटाओगे तो आपका ये आ जाएगा। इसकी आपको बाकी जगह पे भी बहुत जरूरत पड़ती है, इसीलिए क्वेश्चन करवाया है। अब आपको डी निकालना है, जो कि इसमें से ये घटेगा, जो कि इसमें से ये घटेगा, यानी कि इसमें से ये घटेगा, जो कि आपका इज इक्वल्स टू आ जाएगा। इसमें से जब आप ये घटाओगे तो Sn माइनस एक ये माइनस का और एक ये माइनस का, जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn-1, और ये जब इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस का Sn-2। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ये ए, Sn-2 ऑफ Sn-1 प्लस S ऑफ n-2। तो ये हो जाएगा अब इसका आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और इसके लिए आपको इस तरीके का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि ये चीजें आपको थोड़ी अच्छे से क्लियर हो। इसके लिए आपको हो सकता है कि आपको n टर्म्स ना देके 20 टर्म 30 टर्म, यानी कि इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू दे दे, तो आपको बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए कि अगर आपको nth टर्म निकालनी है, nth 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो उतनी ही टर्म्स का जोड़ और उससे एक कम टर्म्स का अगर आप जोड़ आप उसमें से घटा दोगे तो आपके पास वो टर्म निकल के आ जाएगी। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है एक डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू आपको निकालनी है 0 to π/4 पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2x dx। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हैं -1, 1, 0, 2।
अच्छा, बाद में ऑप्शन को लेकर किसी को कोई दिक्कत हो जाती होता है कि मैं जब ये क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ तो मेरा हाथ कई बार इसको लग जाता है तो ऑप्शन मिट जाता है, फिर आप बोलते हो कि जो आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन अभी देख लो आप, -1, 1, 0 और 2 आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो ये है आपका 0 से π/2 1 प्लस साइन ऑफ 2x dx। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंपल करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 से π/2 अंडर रूट में इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख सकता हूं, क्योंकि इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस जो साइन 2x है ये होता है 2 साइन x कोस x, इसके साथ है dx। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 to π/4, ये हो जाएगा साइन x प्लस कोस x, इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इससे ये कट जाएगा तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो मेरे पास जो बच के आया वो आया ये। अब मुझे इसकी सबसे पहले इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है कि ये जो टर्म्स है वो आई कहां से है, तो वो आपका होगा 0 to π/4 साइन एक्स का। मैंने एक और टेस्ट जो इससे पहले वाले किए थे उसमें हमने किया था कि जो साइन एक्स आता है वो आता है माइनस ऑफ कोस एक्स से। ठीक है, क्योंकि कोस एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो आता है माइनस का साइन एक्स, और हमें चाहिए प्लस का साइन एक्स, इसका मतलब माइनस का कोस एक्स होगा, और कोस एक्स तो डायरेक्ट साइन एक्स का ही होता है। ठीक है, अब यहां से जब इसको सोल्व करना है तो पहले इसकी हाईएस्ट वैल्यू, जैसे कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आपको सोल्व करना है π/2 से 0, नीचे लिखने के बजाय ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं ये वाला। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले जब मैं इसमें π/4 पुट करूंगा तो साइन π/4 1/√2 माइनस कोस π/4 ये भी 1/√2 माइनस, यहां से जब इसमें 0 पुट करूंगा तो साइन 0 होगी मेरे पास 0, लेकिन कोस 0 जो होता है वो होता है 1, तो यानी कि माइनस का 1। अब ये तो इससे तो ये कट ही जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 0 का तो ये तो खत्म ही है, -1 और 1 ये आ जाएगा आपका 1, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले उसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप कर लें, उसका एंटी डेरिवेटिव देख ले क्या होगा, और उसके बाद इस तरीके से आप उसको घटा के जो आंसर है आपका निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने पेश है कि ये क्वेश्चन आपका आया था शायद SI के पेपर में आया था, हरियाणा पुलिस। फॉर एनी रियल एक्स, यानी कि x के किसी रियल मान के लिए, वास्तविक मान के लिए आपको दिया है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, तो आपको बताना है कि जो थीटा है वो क्या होगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि क्या वो एक्यूट एंगल होगा, क्यूट एंगल नहीं है, ये एक्यूट एंगल है, कि आप इसको क्यूट एंगल ना पढ़ लें। उसके बाद क्या वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, हिंदी वाले भी सुन लो कि एक्यूट एंगल मतलब एक न्यून कोण, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब एक अधिक कोण। इसके बाद राइट एंगल यानी कि एक समकोण। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं कि साइन एक्स जो है वो x प्लस 1/x है। पहले तो आपको ये पता है कि जो साइन ऑफ थीटा है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ये चीज सबको पता होगी। उसके बाद आपको इस चीज का, ये किसी भी रियल वैल्यू के लिए आप कोई भी x का इसका रियल मान लें, कि भले आप इसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, इसको इंटीजर लें या इसको फ्रैक्शन में लें, इसका जो मान है x प्लस 1/x है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही आएगा। अगर पॉजिटिव साइड में आएगा,
अगर नेगेटिव में आएगा तो हमेशा ये लेस देन इक्वल्स टू -2 आएगा, यानी कि पॉजिटिव में भी ये 2 से बड़ा या 2 के इक्वल होगा, माइनस में भी ये इसी तरीके से होगा। तो ये कभी भी जो साइन थीटा इस इंटरवल में दिया हुआ है तो इस फंक्शन का मान कभी भी इस इंटरवल में नहीं आएगा, यानी कि जो ये हमें दिया हुआ है साइन थीटा और ये है, ये कभी भी एक इंटरवल में फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइड में देखूं तो इसका जो मिनिमम मान है वो है 2, और वो है जब मैं x को 1 पुट कर देता हूं, अदरवाइज मैं इसको 2 पुट करूंगा तो भी ये 2 से ज्यादा, माइनस में पुट करूंगा तो ये कम में जाएगा। तो इस इंटरवल में ये वाला मान कभी नहीं आएगा एक रियल वैल्यू x के लिए। तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि आप यहां पर थीटा कुछ भी लें, ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो नॉट पॉसिबल होगा कि थीटा जो है उसका कोई भी मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन इसके इक्वल आ जाए। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी कि इसका जो मान है वो यहाँ पे है, और सॉरी इसका मान है ये यहाँ पे है, और ये वाला हमेशा बड़ा या फिर इक्वल्स टू 2 आएगा, और इसी तरीके से छोटा या इक्वल्स टू 2 -2। तो इसलिए इस फंक्शन का कोई भी थीटा का मान पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने पेश है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन दी प्लेन्स, दो प्लेन हैं उनके बीच का आपको एंगल बताना है, और वो है आपके 2x + y + 3z -2 = 0, और दूसरा है x - 2y + 5 = 0, और इनके बीच का आपको एंगल बताना है। उसके ऑप्शन भी लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है cos इनवर्स 1/3, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है cos इनवर्स 3/5, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है आपका π/2। ठीक है, चार ऑप्शन है मेरे पास। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको दो प्लेन्स दिए हुए हैं उनके बीच का जो एंगल है वो आप किस तरीके से निकालोगे। तो अगर इस वाली इक्वेशन को मैं लिख के आपको बताऊं कि अगर इसको, ये आपका a1x + b1y + c1z + d1 = 0 है, और ये वाली इक्वेशन a2x + b2y + c2z + d2 = 0 है, यानी कि इन दोनों ही प्लेन्स की इक्वेशन अगर आपको = 0 दी हुई है तो उस केस में आपका क्या होगा कि आपका जो cos ऑफ थीटा जो होगा वो होगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट में a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + a3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में b1 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, इसको ये गलत लिखा गया है, इसलिए है a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका cos ऑफ थीटा = दिस। अब अगर आप यहां से कंपेयर करो तो आपके पास a1 का मान है, ये b1 का इसके आगे 1 लिख सकता हूँ, c1 का यहाँ पे ये दिया ही हुआ है, d1 दिया हुआ है, उसके अलावा a2 यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, b2 आपका -2 है ही, उसके बाद c2 मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मैं इस +5 के आगे प्लस का एक 0z भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास सारे मान हैं, तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास a1 a2 जो कि आएगा 2 × 1 2, उसके बाद प्लस b1 b2 जो कि होगा 1 × -2 यानी कि -2, और जो c1 c2 होगा वो होगा 3 × 0 0। तो अब आपको पहले तो नीचे वाला कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जो आपका मान बना है वो आपका बना है
2 माइनस 2 और ये प्लस का 0, तो ऊपर आपका बना है 0 और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 ये दिए हुए हैं, तो नीचे वाला मान आपका 0 तो होगा नहीं, तो ऊपर वाला आपका 0 है, उसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो ये इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा। और आपको ये भी पता है कि जो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 जो होता है वो होता है आपका π/2 पे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा π/2। ठीक है, तो दो प्लेन्स की अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दी है इज इक्वल टू 0, उनके बीच का एंगल आपको निकालना है, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस होता है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी किया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लिखवा देता हूं कि किसी भी फैक्ट्री में बल्ब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसमें आपके 10% जो बल्ब हैं वो रेड हैं, उसके अलावा जो 2% हैं वो रेड प्लस डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम, तो आपको बताना है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड। आपके पास ऑप्शन है 1/10, 1/20, 1/5 या फिर 3/25। समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा, कि एक कोई फैक्ट्री है जिसमें बल्ब बनते हैं और उस बल्ब फैक्ट्री में जो 10% बल्ब हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं और 2% जो बल्ब हैं वो आपके रेड तो होते ही हैं, वो डिफेक्टिव भी मिलते हैं, यानी कि 2% बल्ब ऐसे हैं जो रेड तो होते हैं लेकिन डिफेक्टिव होते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है कि एक बल्ब कोई भी चुना गया एट रैंडम, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड, इसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और कंडीशन ये है कि वो रेड ही हो। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया भी होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से आपको करवा देता हूं, आपको कौन सा तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहली चीज कि मुझे जो निकालना है वो है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, इसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसकी कंडीशन है कि वो रेड ही होना चाहिए, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि उस रेड में से ही वो डिफेक्टिव आना है। टोटल जो मेरे पास रेड है उस रेड में से ही ये डिफेक्टिव आना है जो कि मुझे पूछा गया है, और ये है आपके 10%, ये है आपके 2%। तो अगर मैं खाली परसेंटेज से ही निकालूं तो मैं इसको निकाल सकता हूं कि 2% डिवाइड बाई 10% इज इक्वल्स टू 1/5 होगा, जो कि एक डिफेक्टिव बल्ब और वो रेड भी होना चाहिए, तो इसमें से ही आएगा, यानी कि ये है आपका जो फेवरेबल केस और ये है टोटल सैंपल स्पेस, तो मेरे पास 1/5 आ गया डायरेक्ट। इसके बाद दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि अगर मैं इसके डिफेक्टिव होने को केस ए मान लूं, ठीक है, और इसके रेड होने को मैं बी मान लेता हूं, तो मुझे निकालना क्या है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, और गिवन है कंडीशन कि ये रेड होना चाहिए, यानी कि A/B। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इफ B हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि B जो है वो हो गया है यहाँ पे रेड, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है कि वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो इसको अब किस तरीके से करते हैं, पहली बात प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा। अच्छा, इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, तो इस 10% जो ये है और इस 2% में कॉमन क्या है, तो आपको पता होगा कि ये जो 2% है वो इसी में से आए हैं,
यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी रेड ही है ना, तो यहां से आए, तो ये जो 2% है वो ही दोनों में कॉमन है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यही दोनों की इंटरसेक्शन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो 2% डिवाइड बाई 100%, ये नहीं डिवाइड बाई 100%, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी अब निकाल रहे हम टोटल में से। तो 2% डिवाइड बाई 100% मेरे पास आ जाएगा 1/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी वो होगी, रेड बल्ब है 10%, यानी कि 1/10। तो इसको 1/10 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1/5 ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप डायरेक्ट, आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने ये चीजें भी आपको लिखवाई हुई हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन ये है कि बी हो चुका है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वो आप इस तरीके से कर सकते थे। तो आपको जौन सा तरीका ठीक लगे, जिस हिसाब से आपको समझ में आए, आप वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। आपके पास इसके अलावा भी अगर कोई और तरीका है वो आपको समझ में आता है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। किसी तरीके की आपके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यही तरीके फॉलो करने, जैसे भी जिस भी हिसाब से आपको समझ में आए। क्योंकि जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि फलाने फलाने टीचर ने 4 तरीके करवाए हैं, इसमें से कौन सा करूं। आपके माइंड में एक ही तरीका जोन सा स्ट्राइक करेगा, आप उसी से करोगे, भले ही आप कितना भी सीख लो। जब आप पेपर में बैठोगे तो पहला जो तरीका आपको स्ट्राइक करेगा आप उसी से सोल्व करोगे, भले वो लॉन्ग मेथड का हो, भले वो शॉर्ट मेथड का हो। तो मेन बात है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो देखना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार दोबारा बनानी पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आपको डिफरेंशिएट करना है कोट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, को बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है। डिफरेंशिएट कोट इनवर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इस x की रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। भले ही आप x को रिस्पेक्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन इस वाले x को आपको रिस्पेक्ट देनी है और इसकी रिस्पेक्ट में ही आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ऑप्शन लिखने भूल गया एक्स वाई के चक्कर में। पहला ऑप्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1/x स्क्वेयर माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है कोट इनवर्स ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से अगर मैं इसको y मान लूं तो y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ x। दोनों साइड अगर मैं कोट ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा कोट ऑफ y इज इक्वल्स टू x। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू दैट रिस्पेक्टेड x, तो वो मेरे पास आ जाएगा पहले इसका डिफरेंशिएशन जो कि होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y, फिर इस जो इसका एंगल है ये वाला, फिर इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू इस x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा 1। इसके बाद यहां से मैं dy/dx जो लिखूंगा इस पूरे को उस साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा -1 कोसिकेंट स्क्वायर y, और ये होता है जो कोसिकेंट स्क्वायर y होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर y, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएं तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर y के इक्वल आ जाएगा, और ऊपर है -1, और आपको कोट ऑफ y का मान यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वो है x, तो मैं इसको इज इक्वल्स टू ये भी लिख सकता हूँ कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और पिछले वाली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी एम रखते हैं 750 यानी कि 750 लाइक्स का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, ताकि मुझे पता चले कि इस तरीके की और भी वीडियोज आप लोगों को चाहिए हैं। क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो रहे हैं, और मिक्स क्वेश्चन करने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको हर तरीके, मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, उसके आप क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आने लगता है, तो कई बार आपका एग्जाम में डायरेक्ट उसी तरीके का क्वेश्चन अगर आता है
तो वो बहुत आराम से हो जाता है, भले आपने वो चैप्टर पूरा ना पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, कल वाले टेस्ट में इसका हिंदी में कुछ लिखा था, सरलीकरण पता नहीं कुछ लिखा था, वो याद नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ एंड 13th टर्म आर इक्वल, तो फाइंड n। ऑप्शन है 15, 20, 12 और 26। तो समझ लो थोड़ा सा क्या है कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको करना है, यानी कि इसको आपको खोलना है, इसकी पावर है n, यानी कि जहां तक भी खुलेगा। उसके बाद आपको जो कोफिशिएंट है फोर्थ और 13th टर्म के, यानी कि चौथी और 13वीं टर्म के जो कोफिशिएंट हैं वो आपके इक्वल दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इस n का मान जो है वो क्या होगा। सबसे पहले जो कोफिशिएंट होते हैं क्या, जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो वो क्या आते हैं आपके जो कोफिशिएंट, सबसे पहली टर्म का आता है NC0, फिर दूसरे वाले का आता है NC1, तीसरे वाले का आता है NC2, फिर आता है NC3, NC4, और इस तरीके से जो कोफिशिएंट है वो चलते रहते हैं। तो आपके कोफिशिएंट वो इस फॉर्म में आते हैं आगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जैसे पहली टर्म है उसमें जो कोफिशिएंट है वो है NC0, यानी कि एक कम है यहाँ पर। दूसरे वाली टर्म में NC1, यानी कि दूसरे वाली में 1 है, तीसरे वाली में 2 है, चौथे वाली में 3 है, पांचवी वाली में 4 है। तो मैं आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि जो फोर्थ टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा NC3। क्लियर है? ये इक्वल दिया हुआ है 13वीं टर्म, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा NC12। ये और ये इक्वल दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि n का जो मान है वो क्या होगा। सिंपल सा है, आप नोट कर लो कि इफ NCX इज इक्वल्स टू NCY, जैसे यहाँ पे ये दो इक्वल्स दिए हुए हैं, इसको सोल्व मत करने बैठ जाना कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल ये वो। अगर आपको ये दो इक्वल दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 12 की जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा NCX NCY, x और y कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं सिर्फ, पहला कि x जो है वो y के इक्वल हो, ऐसा तब ही हो सकता है। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n हो, यानी कि x और y इज इक्वल टू n हो। दो ही केस में हमारे पास ये चीज पॉसिबल है कि जो NCX है वो NCY के इक्वल हो, या तो x और y इक्वल हो। तो आपको सीधे सीधे दिख ही रहा है कि वो होगा, मतलब इक्वल होंगे। उसके बाद दूसरा केस आता है कि मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n हो। अब यहाँ पे इस फंक्शन को, यहाँ पे आप देखो कि जो 3 है वो 12 के इक्वल तो है नहीं, या इसका मतलब पहला वाला केस तो है नहीं, तो मतलब क्या होगा, वो दूसरे वाला केस होगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू n, यानी कि ये है x, ये है y, यानी कि 12 और 3 15 इज इक्वल्स टू आ जाएगा n, यानी कि जो n का मान मेरे से पूछा था वो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखो कि अगर आपको ये दो इक्वल दिए हुए हैं तो इस केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो x और y इक्वल हो, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दौड़ते दौड़ते। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि सम ऑफ सीरीज 2/3 प्लस 8/9 प्लस 26/27 प्लस 80/81, और ये इसी तरीके से चल रहा है n टर्म्स तक। तो आपको बताना है इसका सम क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शन लिखता हूं, n-1/2
3 की पावर -n-1। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सामने पेश है, n-1/2, 1 - 3 की पावर -n। ऑप्शन नंबर सी n+1/2 और इसके साथ है 3 की पावर n-1। उसके बाद ऑप्शन डी हमारे पास है n-1/2 और 3 की पावर n-1 हो गई। तो एक सीरीज, अच्छा कुछ लोगों को जिनको वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आपके पास एक कोने में एक डॉट 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 करके ऐसे दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वीडियो क्वालिटी में आप जाओगे तो उसको आप इंप्रूव कर लो। ऐसा ना हो कि आप इसको 144p में देख रहे हो, आपको क्वालिटी थोड़ी सी डाउन दिख रही है। तो अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी लो दिख रही है तो इस वीडियो की आप वीडियो क्वालिटी वहां से बढ़ा सकते हैं। कोने में एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो क्वालिटी का आपको ऑप्शन आएगा, तो वहां से बढ़ा लिया करो, ठीक है। अब इतने बच्चे भी नहीं होंगे, ये सारी चीजें भी सिखानी पड़ेगी। और बच्चे क्या, आधे से ज्यादा तो मेरे से बड़े हो एज में, ठीक है। सम ऑफ सीरीज 2/3 + 8/9 + 26/27 80/81, तो ये आपको n टर्म्स तक निकालना था। तो इस सीरीज में जो सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा हो, देख रहा हो, आप ट्राई कर लो। तो आप क्या देख पा रहे होगे, सबसे पहली चीज की जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे वाली से एक कम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसको मैं तोड़ के किस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - 1/3 लिख सकता हूं। अब ये 3 एकम 3 में से गया, 2/3 लिख सकता हूं। इसी तरीके से मैं 8/9 को भी लिख सकता हूं, 1 - 1/9। इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूं 1 - 1/27, प्लस इसको भी लिख सकता हूं कि 1 - 1/81। और इसी तरीके से जो n टर्म्स हैं सबको मैं लिख सकता हूं। अब पहली चीज जो 1 1 है, ये तो सबके साथ आ ही रहा है टोटल n टर्म्स तक, तो मैं इसको अलग से, इसका जो एक एक लिखा हुआ है n टाइम्स, तो इसका जो जोड़ होगा वो भी n ही होगा। अब यहां से ये आएगा -1/3 -1/9 -1/27 -1/81 और इस तरीके से चलता रहेगा ये n टाइम्स तक, ठीक है। ये आपको एक जीपी बनती हुई दिख रही होगी, जहां पे जो कॉमन जो रेशियो है वो है आपकी 1/3। तो यहां से मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊं तो n- ये आ जाएगा आपका a, जो कि होगा 1/3। तो क्योंकि मैं इसको ऐसे कॉमन लेके भी मैं सबको प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा n- 1/3 इंटू 1 - 1/3 की पावर n डिवाइड बाई 1 - 1/3। जीपी हम पढ़ चुके हैं, तो ये मेरे पास आएगा n - 1/3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं जैसे 1 की पावर n तो 1 ही होगा, और 3 की पावर जो n है इसको मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं इस 3 की पावर n को ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास 1 - 3 की पावर -n हो जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे आएगा 3 एकम 3, 3 में से एक गया, 2/3 आएगा। तो 2 नीचे अगर मैं लिखूं तो 3 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, n- नीचे है 2, तो ये 1/2 बाहर लिख देता हूं, इंटू 1 - 3 की पावर -n, ठीक है। वो है आपका ऑप्शन नंबर ये वाला। बता देता हूं यहाँ के बाद थोड़ा सा कि मेरे पास था 1/3, 1 - 1/3 की पावर n थी, तो इसको 1/3 की पावर n किया। यहाँ से इस 1/3 की पावर n को मैं ऊपर लेके गया तो ये 3 की पावर -n हो गया। और नीचे 3 एकम 3 में से एक गया, 2/3 था, तो 2 नीचे, इसके नीचे 3 था, इस 3 को यहाँ से मिटा के यहाँ लिख दिया, इस 3 से 3 कट गया, ये 2 को मैं बाहर लेके आया, n - 1/2, और अंदर मेरे पास बचा 1 - 3 की पावर -n। तो जिन्होंने जीपी पढ़ ली है तो उनको तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस, कई बार आपको सीधे सीधे दिखेगा नहीं कि वो एपी का है, जीपी का है, कि किसका है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन,
अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, इसका आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो समझो ये चैप्टर आपका क्लियर है। चैप्टर आप समझ जाओगे कि ये किस चैप्टर का है। आपको बताना है कि हाउ मैनी 4 डिजिट numbers not exceeding 4321 can be formed with digits 1, 2, 3 and 4 if digits कैन रिपीट। समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन नंबर ए 256, ऑप्शन नंबर बी 239, ऑप्शन नंबर सी 232, ऑप्शन नंबर डी वो है आपका 229। क्वेश्चन समझ लो क्या है कि आपको बताना है कि 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं नोट एक्सीडिंग 4 3 2 1, यानी कि वो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे छोटी हो। डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 ही हैं और जो रिपीटिशन है वो अलाउड है, यानी कि आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर, वैसे ये क्वेश्चन मेरा छोड़ने का मन कर रहा था होमवर्क के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन के मेरे पास 2 तरीके हैं करने के। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और तरीका है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो, कि 4 अंकों की संख्याएं जो कि 4321 के इक्वल या फिर इससे कम ऐसी संख्याएं आपको बतानी है, और उसमें आपको डिजिट्स का यूज करना है 1 2 3 4, और डिजिट्स को आप रिपीट भी कर सकते हो। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं कि पहला ये कि मैं स्टार्टिंग से काउंट करूं कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो इसके इक्वल या फिर इससे छोटी बनेंगी इन डिजिट से। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं इन डिजिट से बनने वाले 4 अंकों की टोटल संख्याएं अगर मैं निकाल लूं, उसमें से जो इससे बड़े वाली हैं वो मैं घटा दूं, तो भी मेरे पास सेम ही आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आंसर जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान लो अगर वो 4 अंकों की संख्या है, तो आपको उसके डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक एक करके पुट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं उसके यहाँ पे जो फर्स्ट अंक है इसको 1 रख देता हूं, 1 को मैंने कर दिया फिक्स। अब आप मुझे बताओ कि अगर 1 यहाँ पे है फ्रंट में और इससे मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, क्या वो कभी भी इससे बड़ी होगी? तो आप बोलोगे कि 1 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1000 से 1999 तक कुछ भी आ सकता है, और इस केस में तो वो इतना भी नहीं आएगा, मैक्सिमम 1444 ही आएगा। तो वो कभी भी इससे बड़ा तो होगा नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पे भी कुछ भी डिजिट रखूं, यहाँ पे भी कुछ भी चारों में से रखूं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो मैं इन तीनों में, चारों में से कोई भी यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इससे छोटा ही आएगा। यानी कि ये मेरे पास 64 केस हो गए। उसके बाद जब मैं यहाँ पे 2 रख दूं, उस केस में भी जो नंबर है वो 2000 से 3000 के बीच में ही आएंगे, जितने भी आएंगे, तो कभी भी इससे बड़े तो होंगे नहीं। तो उस केस में भी आप बोलोगे कि आप यहाँ पे भी कुछ भी रख दो, आप यहाँ पे भी कुछ भी रख दो, यहाँ पे भी, तो 64 केस आ जाएंगे मेरे पास। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैं इकाई का अंक जो है वो 3 रखूं। अब 3 रखने पे भी आप इसके आगे कोई भी टर्म्स रखो, वो कभी भी इससे बड़ा नहीं होने वाला है। तो इस केस में भी मेरे पास यहाँ पे चारों में से कोई भी, यहाँ पे चारों में से कोई भी, और यहाँ पे चारों में से कोई भी, 64 ये आ गए मेरे पास, जिसमें पहले में 1 आगे था, फिर 2 आगे था, और फिर 3 आगे था। अब बारी आती है कि अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब ऐसे नहीं किया जा सकता कि आप इसके आगे कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पे 4 आ जाता है तो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा आ गया। अगर यहाँ पे 3 भी आ गया और उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया, वो भी इससे बड़ा आ गया। तो जो बड़े केस बनेंगे वो तभी बनेंगे जब ये आगे होगा। तो
तो इसको अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 4 फिक्स कर दूं और इसके बाद यहाँ पर 1 फिक्स कर दूं, ये 2 डिजिट मैंने फिक्स कर दिए, 4 तो फिक्स था ही, उसके बाद अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो अब आपको पता है ये 4100 कुछ बनेगा जो भी बनेगा, और वो उससे हर केस में छोटा होगा। तो अब मैं यहाँ पर चारों में से कुछ भी पुट करूं कोई दिक्कत नहीं है, चारों में से कोई भी पुट करूं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 16 केस मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस 4 के साथ यहाँ पे 2 रखूं, उस केस में भी हर एक नंबर उससे छोटा ही निकल के आएगा। तो यानी कि 4 × 4 जो है वो 16 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 और 2 रखूं तो हर बार जो नंबर है वो उससे छोटा ही निकल के आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 4 के बाद 3 रखता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, अब मेरे पास क्या क्या है, अब मैं यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक रख सकता हूँ, यानी कि या तो मैं 1 रख सकता हूँ या फिर 2 रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 3 रख दिया तो वो उससे बड़ा होगा और 4 रख दिया तो वो भी उससे बड़ा होगा। तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक रख सकता हूँ। पहली बात कि अगर मैं इन दोनों में से एक रख देता हूँ, इस एक को फिक्स कर देता हूँ, 4 3 1, अब मैं इन चारों में से कोई भी रखूं वो इससे छोटा आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी बन गई, ये है 4। ये वाला समझ में आया कि अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 फिक्स है और यहाँ पे ये 1 भी फिक्स कर दूं तो ये 43, 14, 15, 16 कुछ भी हो वो उससे छोटा आएगा। तो चारों में से कुछ भी रखूं यानी कि 4 केस। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 फिक्स है, यहाँ पे 3 फिक्स है और यहाँ पे 2 फिक्स है, तो मेरे पास एक ही मान बचा जो कि है 1, जिसको मैं रख सकता हूँ। तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से आप रख सकते थे। इसके बाद अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मेरे पास निकल के आएगा 4 4 8 4 12 6 18 6 24 4 28 और 1 29, 29 का 9 ऐसे लगे 2 6 और 2 8 6 14 6 20 और 1 21 और 1 22, यानी कि 229 केस मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है कि इसको ऐसे करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी आपको दिख गया तो वैसे कम चांस है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इतना हाई दे, लेकिन अगर आपको आ गया, अगर नहीं भी आया तो बाकी चीजें तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो आपको करने के लिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से पुट कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से किसी नंबर से छोटे या किसी से बड़े निकालने के लिए पूछा जाए, तो ये था इसका पहला तरीका जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट सोल्व करके दिखाया कि क्या हो सकता था। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अगर यहाँ पर इसके टोटल केस की बात करूं तो मैं इन चारों में से कोई भी यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं और यहाँ पे रखूं, तो मेरे पास टोटल जो केस बनेंगे वो बनेंगे 256। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 256 में से वो केस घटा सकता हूं जो इससे बड़े हैं। वो केस आपके जो टोटल निकल के आएंगे वो आपका रहेगा होमवर्क कि वो आप कैसे निकलेंगे। अब सिंपल सी बात है कि 229 हैं, इसका मतलब जो वो केस निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 27। तो वो 27 केस आप किस तरीके से निकाल सकते हो वो आप ट्राई करो। अगर नहीं निकलते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसको फिर किसी वीडियो में जब इस तरीके के क्वेश्चन कोई करेंगे तो मैं इसको आपको यहाँ से यहाँ तक भी ये 27 नंबर कौन से होंगे, जैसे सबसे पहले तो 4 × 4, अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे फिक्स कर दूं मैं, तो यहाँ पे आप चारों में से कुछ भी रख लो और वहां पे चारों में से कुछ भी रख लो। तो इन दोनों ही केस में, जैसे ये 16 केस मेरे पास ऐसे आ गए जहां पे आप कुछ भी रखोगे, अगर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे आप कुछ भी रखो तो 16 केस यहाँ आ गए। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 रखोगे तो आप यहाँ पे चारों में से कुछ भी रख लो, वो इससे बड़ा ही आएगा। तो टोटल जो केस है वो 27 आपके बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जोन सा आपको शॉर्ट लगे। जैसे यहाँ पे आपको 3-4 स्टेप करने पड़ेंगे, इसमें यहाँ पे आपको 6-7 स्टेप करने पड़े हैं। तो आप दोनों तरीके से आंसर जो है निकाल सकते थे। अगर फिर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी कुछ आती है तो आप कमेंट करिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, क्योंकि अब जो वीडियो हैं वो इसी तरीके से चलती रहेंगी और इसी तरीके से हम आगे भी हर एक एग्जाम के लिए पढ़ते रहेंगे। सॉल्यूशन भी इन जो भी आपके पेपर होंगे उनके करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट 750 लाइक्स का करते हैं, तो उम्मीद है कि वो आप लोग पूरा करवा दोगे। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि वीडियो मॉर्निंग में आने वाली है।